नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि और दिन बुधवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 9 जुलाई सन 2025। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में CET एग्जाम की डेट शीट का ऐलान हुआ। 2 दिन में 4 शिफ्ट में होंगे पेपर। 13.5 लाख युवा बैठेंगे। हरियाणा में 1 अगस्त से UPS लागू। सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा नया पेंशन विकल्प। NPS भी रहेगा जारी। सरकार देगी 18.5% का योगदान। बताएंगे पूरी अपडेट। नाइट शिफ्ट में काम करने वाली महिलाओं के लिए दिशा निर्देश भी जारी। कारखानों को करने होंगे ये बड़े इंतजाम। चरखे दादरी में पुलिस की मौजूदगी में बटी DAP और यूरिया खाद। तेज धूप में महिलाएं भी लाइनों में लगी दिखाई दी। यूरिया के लिए 1 हफ्ते का करना होगा अब इंतजार। हरियाणा में 6 लाख परिवार अचानक BPL कैटेगरी से हुए बाहर। जिनके पास साइकिल नहीं वे कार मालिक बनाए गए। चुनाव के टाइम बढ़ाए गए थे लाभार्थी। हरियाणा में 140 दिन में रेप के दोषी को फांसी की सजा हुई। 1683 केस फास्ट ट्रैक से निपटाए गए। 54,000 पुलिसकर्मियों को नई कानून की ट्रेनिंग दी गई। रोहतक स्थित MDU विश्वविद्यालय में 15 से शुरू होंगी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों। LLB और BPEd पाठ्यक्रम में एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षाएं। 3 शिफ्टों में लिए जाएंगे पेपर। 5 दिनों तक चलेंगी ये परीक्षाएं। झज्जर में कावड़ यात्रा को लेकर धारा 163 हुई लागू। गाड़ियों पर DJ बजाने, हॉकी और हथियार रखने पर बैन हुआ। DC ने जारी किए आदेश। हरियाणा सरकार ने 1700 गर्भवती महिलाओं को नोटिस निकाला। पूछा प्रेगनेंसी की जानकारी क्यों छुपाई। ट्रेड यूनियंस का दावा 25 करोड़ कर्मचारी आज हड़ताल पर होंगे। बैंक, बीमा, डाक, कोयला, खनन, हाईवे और परिवहन जैसी सेवाएं ठप हो सकती हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने 14 देशों पर टैरिफ लगाया। भारत शामिल नहीं। जापान, साउथ कोरिया पर 25% तो म्यांमार पर 40% टैरिफ 1 अगस्त से लागू होगा। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में 8 जुलाई शाम के समय मौसम बदला, जिसके बाद सोनीपत और फतेहाबाद में बारिश हुई है। वहीं हिसार में तेज आंधी और गरज चमक के साथ देर शाम बारिश हुई। इससे पहले सुबह के समय पानीपत में हल्की बारिश हुई। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र ने रात 10:30 बजे तक हिसार, सिरसा और फतेहाबाद में मध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया। ये बारिश हिसार शहर के अलावा आदमपुर, सिरसा के नाथुश्री चौपटा और फतेहाबाद में शहर के अलावा टोहाना और रतिया में होने के संकेत दिए हैं। इसके अलावा जींद और भिवानी में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार अब 10 जुलाई तक मौसम इसी तरह का बना रहेगा। आज यानी 9 जुलाई को प्रदेश के 3 जिलों जींद, कैथल व कुरुक्षेत्र में सारे जिले में बारिश हो सकती है। तो वहीं 16 जिलों पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, रोहतक, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम व फरीदाबाद में कहीं कहीं बारिश होगी। वहीं 3 जिलों सिरसा, पलवल व मेवात में भी बहुत कम जगहों पर बारिश हो सकती है। 10 जुलाई यानी कल 14 जिलों यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद व पलवल में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। 8 जिलों अंबाला, पंचकुला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, मेवात, फतेहाबाद व सिरसा में कुछ एक जगहों पर बारिश के संकेत दिए गए हैं। लेदर एक्सपोर्ट काउंसिल दिल्ली द्वारा चपरासी के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं वे अपने आवेदन भेज सकते हैं। उम्मीदवार अपने आवेदन भारतीय डाक के माध्यम से भेज सकते हैं या फिर स्वयं जाकर भी जमा करवा सकते हैं। इन पदों के लिए उम्मीदवार 10वीं पास होनी चाहिए। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष तय की गई है। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। आवेदन करने की आखिरी तिथि 21 जुलाई है। सैलरी 20,000 रुपए पर मंथ मिलेगी। चरखे दादरी में DAP और यूरिया खाद की किल्लत बनी हुई है, जिससे कि किसानों में रोष देखने को मिला। मंगलवार को काफी संख्या में किसान खाद लेने के लिए पहुंचे, जिसके चलते व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस बुलानी पड़ी। पुलिस की मौजूदगी में खाद को बांटा गया। इस दौरान तेज धूप में महिलाएं भी लाइनों में लगी हुई दिखाई दी। बता दें कि बारिश होने के बाद से बाजरा, कपास और दूसरी अन्य फसलों में डालने के लिए यूरिया खाद की जरूरत बढ़ गई है। तो वहीं धान रोपाई के चलते DAP की भी काफी डिमांड है। इसके चलते चरखे दादरी की पुरानी अनाज मंडी स्थित खाद वितरण केंद्र पर काफी संख्या में किसान पहुंचे। खाद के लिए किसानों को घंटों में लाइनों लगना पड़ा। तेज धूप और उमस भरी गर्मी के बीच लाइनों में लगे किसानों में काफी रोष देखने को मिला। किसानों ने कहा कि पीने के पानी तक की व्यवस्था नहीं है और वे घंटों से लाइनों में लगे हैं। उन्होंने कहा कि वे 3 दिन से खाद लेने आ रहे हैं, लेकिन खाद नहीं मिल पा रहा है। खाद के लिए महिलाएं भी लाइनों में लगी हुई नजर आई। महिलाओं ने रोष जताते हुए कहा कि वे सुबह आकर लाइन में लगी थी, लेकिन दोपहर तक खाद नहीं मिली। वहीं यूरिया का स्टॉक खत्म होने पर लाइनों में लगे किसानों में रोष देखने को मिला। द जमींदारा कोऑपरेटिव सोसाइटी के प्रबंधक राजेश ने कहा कि यूरिया का स्टॉक खत्म हो गया है। 5,000 बैग की डिमांड भेजी गई है। किसानों को करीब 1 हफ्ते यूरिया के लिए इंतजार करना पड़ेगा। खाद का स्टॉक पर्याप्त मात्रा में नहीं होने के कारण किसानों को सीमित मात्रा में बैग उपलब्ध करवाए गए। समिति प्रबंधक राजेश कुमार ने बताया कि एक आधार कार्ड पर किसान को DAP के 3 कट्टे व यूरिया के 5 कट्टे दिए गए हैं। वहीं किसानों ने DAP के साथ NPK दिए जाने पर नाराजगी जाहिर की।
हरियाणा सरकार ने केंद्र की तर्ज पर एकीकृत पेंशन योजना यानी यूपीएस लागू करने का अहम फैसला लिया है। कैबिनेट मीटिंग में लिए गए फैसले का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नई व्यवस्था के तहत राज्य के सरकारी विभागों के कर्मचारी अब 1 अगस्त 2025 से यूपीएस का विकल्प चुन सकेंगे। हालांकि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस को भी विकल्प के रूप में बरकरार रखा गया है। फिलहाल यह योजना केवल सरकारी विभागों के कर्मचारियों पर लागू होगी। बोर्ड निगमों, सार्वजनिक उपक्रमों और विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों को यूपीएस के लिए अभी और इंतजार करना होगा। यूपीएस के लागू होने से सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन और न्यूनतम पेंशन की गारंटी मिलेगी। हालांकि विपक्ष इस फैसले का विरोध कर रहा है, लेकिन सरकार इसे कर्मचारियों के हित में बड़ा कदम मान रही है। सरकार की यूपीएस को लेकर जारी नोटिफिकेशन में 25 साल की सेवा पूरी हो चुके कर्मचारी को यूपीएस के तहत रिटायरमेंट से पहले 12 महीनों के दौरान मिल रहे औसत मूल वेतन की 50% की राशि पेंशन में मिलेगी। यदि कर्मचारी 10 या फिर इससे अधिक वर्ष की सेवा पूरी कर चुका है और रिटायर होता है तो उसे प्रति माह 10,000 रुपए का न्यूनतम गारंटीकृत भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। वर्तमान नई पेंशन योजना के तहत कर्मचारी 10% अंशदान करते हैं, जबकि राज्य सरकार 14% योगदान करती है, जबकि यूपीएस के तहत सरकार का योगदान बढ़कर 18.5% हो जाएगा। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी HSSC ने मंगलवार को ग्रुप सी भर्ती के लिए सीईटी एग्जाम की डेट शीट जारी कर दी है। यह एग्जाम 26 और 27 जुलाई 2025 यानी 2 दिन में होगा। दोनों दिन 2 शिफ्टें होंगी, जिसकी टाइमिंग सुबह 10 बजे से 11:45 और दोपहर बाद 3:15 से लेकर साय 5 बजे तक होगी। एग्जाम देने के लिए परीक्षार्थियों को 1 घंटा 45 मिनट का समय मिलेगा। इस एग्जाम के लिए 13.5 लाख युवाओं ने आवेदन किया है। यह परीक्षा 3 साल बाद होने जा रही है। नोटिफिकेशन के मुताबिक एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। एग्जाम OMR बेस्ड ऑफलाइन मोड से होगा। पेपर में सवाल अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में आएंगे। उधर स्कूल शिक्षा बोर्ड ने एस्टेट एग्जाम की नई डेट शीट का ऐलान कर दिया है। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर पवन शर्मा के मुताबिक अब एग्जाम 30 और 31 जुलाई को होगा। पहले ये 26 और 27 जुलाई को होना था। हरियाणा सरकार ने अचानक 6,36,000 परिवारों को बीपीएल यानी गरीबी रेखा से नीचे श्रेणी से बाहर कर दिया है। 4 महीने में जहां प्रदेश में बीपीएल श्रेणी का आंकड़ा 52 लाख था, अब वह करीब 46 लाख पहुंच गया है। सरकार ने तर्क दिया है कि इन परिवारों की सालाना आय 1,80,000 रुपए से अधिक हो गई है और इनके पास महंगी गाड़ियां भी हैं। उधर सरकार के इस आंकड़े पर सवाल उठने अब से शुरू हो चुके हैं। कुछ केस ऐसे सामने आए हैं जिनमें आय में बिना किसी सर्वे के बढ़ोतरी कर दी गई है। इसके अलावा कई परिवारों के पास 2 पहिया वाहन तक नहीं है, लेकिन गड़बड़ी के चलते उनके नाम फैमिली आईडी में बड़ी गाड़ियां चढ़ा दी गई हैं। ऐसे प्रभावितों ने बताया कि जब वे राशन लेने पहुंचे तो उन्हें कार्ड रद्द होने की जानकारी मिली। उन्हें पता चला कि उनके नाम पर कोई बड़ा वाहन रजिस्टर्ड हुआ है, मगर उन्होंने तो कोई वाहन नहीं खरीदा। फिर यह कैसे हो गया, इसकी जांच होनी चाहिए। इस मामले में एक और पहलू ये भी है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच बीपीएल कार्ड के लाभार्थियों की सूची एकदम से 5 लाख बढ़ गई, लेकिन अब प्रदेश में तीसरी बार भाजपा सरकार बनने के बाद इनमें कटौती शुरू हो चुकी है। हरियाणा में लागू हुए नए आपराधिक कानूनों और तेज न्याय प्रक्रिया की बदौलत एक नाबालिग से बलात्कार के मामले में सिर्फ 140 दिनों में दोषी को मौत की सजा सुनाई गई है। यह जानकारी राज्य के गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने दी है। उन्होंने बताया कि कई गंभीर आपराधिक केस ऐसे भी रहे हैं जो 20 दिनों से कम समय में निपटा दिए गए। डॉक्टर मिश्रा के अनुसार चिन्हित अपराधों में कई जिलों में सजा दर 95% से अधिक पहुंच गई है। चिन्हित अपराध पहल के तहत अब तक 1683 जघन्य अपराधों को फास्ट ट्रैक के माध्यम से उच्च स्तर पर निगरानी में लाया गया। इस उपलब्धि की चर्चा हाल ही में दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित नेशनल फोरेंसिक प्रदर्शनी में भी हुई। मीडिया से बातचीत करते हुए डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने बताया कि हरियाणा ने आधुनिक तकनीक, उन्नत फोरेंसिक सुविधाओं और नए कानूनों के तहत अधिकारियों को नए प्रशिक्षण के दम पर न्याय व्यवस्था में एक नया मॉडल पेश किया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा अब न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर मानक तय कर रहा है, बल्कि देश की न्यायिक सुधार प्रक्रिया में भी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। हरियाणा के झज्जर में कावड़ यात्रा को लेकर प्रशासन की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं। जिले में यात्रा को लेकर धारा 163 लागू रहेगी और किसी भी प्रकार का हथियार रखने पर पाबंदी रहेगी। कावड़ यात्रा के दौरान डीजे व साउंड सिस्टम रखने और हथियारों के प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश भी जारी किए गए हैं। ये आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत पारित किया गया है। जिलाधीश द्वारा 10 जुलाई 2025 की मध्य रात्रि से लेकर 24 जुलाई 2025 की सुबह तक कावड़ यात्रा के दौरान वाहनों पर डीजे लगाना, तेज आवाज में गाने बजाना तथा अपने साथ हथियार या अन्य अस्त्र शस्त्र रखना पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। यदि कोई व्यक्ति इस आदेश की अवहेलना करता हुआ पाया गया तो उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग ने 1700 गर्भवती महिलाओं को नोटिस जारी किया है। इन महिलाओं ने गर्भावस्था के नियमों के अनुसार अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। विभाग ने महिलाओं से पूछा है कि उन्होंने अपनी गर्भावस्था की जानकारी क्यों छिपाई। नियमों के मुताबिक गर्भवती महिलाओं को गर्भाधान के 10 सप्ताह के भीतर एएनएम कार्यकर्ताओं के पास अपना नाम दर्ज कराना होता है। विभाग को शक है कि कई महिलाओं ने गर्भ में लड़की का पता चलने पर गर्भपात तो नहीं कराया। राज्य के 481 गाँव ऐसे हैं जहाँ लिंगानुपात 700 से भी कम पहुँच गया है। नोटिस जारी करने का एक बड़ा कारण यह भी है कि अबॉर्शन होने की सूरत में लिंगानुपात पर सीधा असर पड़ सकता है। विभाग ने स्थानीय कर्मियों को इन महिलाओं पर नजर रखने के लिए कहा है और क्षेत्र की महिला स्वास्थ्य कर्मियों को भी कार्रवाई की चेतावनी दी है। नागरिक पंजीकरण प्रणाली यानी CRS पोर्टल के अनुसार 22 अप्रैल 2025 तक राज्य का लिंगानुपात 911 है, यानी 1000 बेटों पर 911 बेटियां हैं। स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देशों में कहा गया है कि हर गर्भवती महिला को गर्भाधान के 10 सप्ताह के भीतर अपना नाम एएनएम कार्यकर्ताओं के पास पंजीकृत करवाना होता है। कम लिंगानुपात वाले जिले करनाल, गुरुग्राम, रेवाड़ी, चरखी दादरी, रोहतक, पानीपत और महेंद्रगढ़ में तकरीबन 1700 गर्भवती महिलाओं को नोटिस जारी करके रजिस्ट्रेशन न कराने का कारण पूछा है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जिन महिलाओं को नोटिस मिला है उन्हें वैध स्पष्टीकरण के साथ सिविल सर्जन के कार्यालय में रिपोर्ट करना होगा। यदि कोई गर्भवती महिला प्रसव पूर्व देखभाल यानी ANC रजिस्ट्रेशन नहीं कराती है तो उसे सरकार की ओर से दी जाने वाली योजनाओं और लाभ नहीं मिलेंगे। इसे प्रशासनिक कार्रवाई माना जाता है। दक्षिण हरियाणा के रेवाड़ी जिला पुलिस ने श्रावण मास में होने वाली कावड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। पुलिस अधीक्षक हेमेंद्र कुमार मीणा और पुलिस अधीक्षक हांसे अमित यशवर्धन ने सभी थाना प्रभारियों को इस संबंध में विशेष निर्देश जारी किए हैं। SP ने बताया कि सभी श्रद्धालुओं को कावड़ यात्रा पर जाने से पहले अपने नजदीकी थाने में जरूरी दस्तावेज जमा करवाने होंगे। इनमें ID की फोटोकॉपी, गाँव का नाम, यात्रियों की संख्या, मोबाइल नंबर और वाहन से संबंधित जानकारी शामिल है। यह जानकारी किसी भी आपात स्थिति में दूसरे राज्यों की पुलिस से समन्वय में मदद करेगी। उन्होंने कहा कि 11 जुलाई से श्रद्धालु हरिद्वार से कावड़ लेकर अपने गंतव्य की ओर निकलेंगे। रेवाड़ी से होकर हरियाणा और राजस्थान के कई श्रद्धालु गुजरते हैं। पुलिस ने मुख्य मार्गों और चौराहों पर बैरिकेडिंग की व्यवस्था की है। PCR और राइडर 24 घंटे गश्त करेंगे। पुलिस का मुख्य उद्देश्य है कि श्रद्धालुओं को यात्रा के दौरान किसी भी तरह की असुविधा न हो। श्रद्धालु अपना पहचान पत्र साथ लेकर चलें और सुप्रीम कोर्ट द्वारा ध्वनि प्रदूषण के संबंध में दिए गए निर्देशों की भी पालना अवश्य करें। बैंक, बीमा, डाक, कोयला खनन, हाईवे निर्माण और कई राज्यों में सरकारी परिवहन जैसी अहम सेवाएं आज यानी 9 जुलाई को प्रभावित हो सकती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और उनके सहयोगी संगठनों का दावा है कि देश भर में आज 25 करोड़ से अधिक कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। ट्रेड यूनियंस निजीकरण और 4 नए लेबर कोड्स के विरोध में है। ये केंद्र की उन नीतियों का विरोध कर रही है जिन्हें वे मजदूर विरोधी, किसान विरोधी और कॉरपोरेट समर्थक मानती है। रेलवे और टूरिज्म जैसे सेक्टरों को इस हड़ताल से बाहर रखा गया है। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के मुताबिक देश में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में 56 करोड़ कर्मचारी हैं। इनमें इनफॉर्मल सेक्टर में 50 करोड़ और फॉर्मल सेक्टर में 6 करोड़ कर्मचारी हैं। फॉर्मल सेक्टर का मतलब है कि वो नौकरियां जहां बिजनेस या फिर सब कुछ साफ साफ और नियमों के तहत होता है, जैसे कि सरकारी दफ्तर, बैंक, बड़ी फैक्ट्रियां या मल्टीनेशनल कंपनियां। यहाँ सैलरी फिक्स्ड होती है, प्रोविडेंट फंड, हेल्थ इंश्योरेंस और छुट्टियां जैसे फायदे मिलते हैं। इनफॉर्मल सेक्टर वो है जहाँ काम ढीले ढाले ढंग से होता है और ज्यादा नियम कानून नहीं होते, जैसे छोटी दुकानें, स्ट्रीट वेंडर, ऑटो रिक्शा ड्राइवर या फिर घरों में सिलाई का काम करने वाले। यहाँ सैलरी या फिर कमाई तय नहीं होती है, कोई भी PF या इंश्योरेंस नहीं मिलता है और काम के घंटे भी अनियमित होते हैं। ट्रेड यूनियनों को कहना है कि सरकार की नीतियां मजदूरों और किसानों के खिलाफ हैं। उनका आरोप है कि सरकार कॉरपोरेट्स को फायदा पहुंचाने के लिए पब्लिक सेक्टर की कंपनियों का निजीकरण कर रही है, मजदूरों के हक छीन रही है और 4 नए लेबर कोड्स के जरिए मजदूरों के हड़ताल करने और सामुदायिक सौदेबाजी जैसे अधिकारों को कमजोर कर रही है। यूनियनों का कहना है कि यह हड़ताल शांतिपूर्ण होगी और इसका मकसद सरकार का ध्यान मजदूरों, किसानों की समस्याओं की ओर खींचना है। अभी तक सरकार की ओर से इस हड़ताल पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को बांग्लादेश, जापान समेत 14 देशों पर टैरिफ बढ़ाने का ऐलान किया है। ट्रंप प्रशासन ने सोमवार को सभी प्रभावित देशों को औपचारिक रूप से लेटर भेजकर इस निर्णय की जानकारी दी। इस फैसले के तहत कुछ देशों पर 25% टैक्स लगाया गया है, जबकि कुछ पर 30% से लेकर 40% तक का भारी शुल्क लगाया गया है। दक्षिण कोरिया और जापान के नेताओं को ट्रंप ने सबसे पहले लेटर भेजा और कहा कि उनके देश से आने वाले सामान पर अब 25% शुल्क लगेगा। उन्होंने लिखा कि यह टैक्स इसलिए जरूरी है ताकि अमेरिका और इन देशों के बीच
व्यापार में जो असंतुलन है उसे सुधारा जा सके। ये टैरिफ 1 अगस्त से लागू होंगे। इसके साथ ही ट्रंप ने 1 अगस्त से ग्लोबल टैरिफ लगाने की घोषणा की। पहले ट्रंप 9 जुलाई को इसका ऐलान करने वाले थे। पहले 8 जुलाई तक का वक्त दिया गया था ताकि 9 जुलाई से नए टैरिफ लागू हो सके। अब ये डेडलाइन बढ़ाकर 1 अगस्त कर दी गई है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से कहा है कि ट्रंप इस हफ्ते कई देशों के साथ ट्रेड डील का ऐलान कर सकते हैं। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील बहुत करीब पहुंच चुकी है। अगर 1 अगस्त से पहले यह समझौता नहीं होता है तो भारत पर 26% टैरिफ लागू हो सकता है। अब तक अमेरिका ने सिर्फ ब्रिटेन और वियतनाम के साथ 2 शुरुआती डील किए हैं। हालांकि इन समझौतों में ज्यादा जानकारी सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आई है। हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने नाइट शिफ्ट में काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े फैसले लिए हैं। इस संबंध में श्रम विभाग ने महिलाओं को रखने वाले प्रतिष्ठानों व कारखानों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। यह निर्देश सुरक्षा गार्ड, पर्यवेक्षकों, प्रभारी व अन्य सभी महिलाओं पर लागू होंगे। सरकार ने सख्त निर्देश दिए हैं कि इन नियमों की अवहेलना करने वाले प्रतिष्ठानों और कारखानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। प्रतिष्ठान व कारखानों को कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न जैसे रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 के प्रावधान के तहत एक कमेटी गठित करनी होगी। कारखानों के अंदर ही नहीं बल्कि आसपास और उन सभी जगहों पर उचित रोशनी की व्यवस्था और सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे जहां महिला कर्मचारी अपने काम के दौरान आवश्यकता अनुसार बाहर आ और जा सकती है। महिलाओं को नाइट शिफ्ट में करवाने से पहले उनके लिखित में सहमति लेनी होगी। महिला कर्मचारियों के आवागमन के लिए परिवहन व्यवस्था, वाहन में महिला सुरक्षा गार्ड की नियुक्ति जैसे इंतजाम करने होंगे। महिला कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक गाड़ी में जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम और सीसीटीवी कैमरे जैसे आधुनिक सुविधाएं होनी चाहिए। महिला कर्मचारियों के लिए कार्यस्थल पर महिला सुरक्षा कर्मियों की तैनाती करनी होगी। अस्पताल, एम्बुलेंस, पुलिस जैसे महत्वपूर्ण टेलीफोन नंबर प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित करने होंगे। महिलाएं ग्रुप में ही काम कर सकेंगी। वहीं एक ग्रुप में कम से कम 4 महिलाओं की उपस्थिति होनी जरूरी होगी। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को मंगलवार को ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया। यह पुरस्कार पीएम मोदी को भारत ब्राजील के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और ग्लोबल मंचों पर सहयोग बढ़ाने के लिए दिया गया। मई 2014 में प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद से पीएम नरेंद्र मोदी को किसी भी विदेशी सरकार की तरफ से दिया गया यह उनका 26वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील के राजकीय दौरे पर हैं। वे मंगलवार को राजधानी ब्राजीलिया में अल्वोराडा पैलेस यानी राष्ट्रपति निवास पहुंचे। राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने उनका स्वागत किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्हें ब्राजील का सर्वोच्च सम्मान मिलना 140 करोड़ भारतीयों के लिए गर्व की बात है। उन्होंने बताया कि दोनों देशों ने अगले 5 साल में द्विपक्षीय व्यापार को 20 अरब डॉलर यानी 1.70 लाख करोड़ रुपए तक ले जाने का टारगेट रखा। पीएम नरेंद्र मोदी ब्राजील के राष्ट्रपति के साथ ट्रेड, डिफेंस, एनर्जी, स्पेस, टेक्नोलॉजी, खेती और हेल्थ समेत कई मुद्दों पर द्विपक्षीय चर्चा करेंगे। भारतीय पीएम 2 जुलाई से 10 जुलाई तक 5 देशों की यात्रा पर हैं। अब तक वे घाना, त्रिनिदाद एंड टोबैगो और अर्जेंटीना का दौरा कर चुके हैं। फिलहाल वे ब्राजील दौरे पर हैं और यहां से नामीबिया जाएंगे। पीएम मोदी ने इससे पहले सोमवार को ब्रिक्स सम्मेलन में पर्यावरण, जलवायु सम्मेलन और वैश्विक स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि लोगों और धरती का स्वास्थ्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। मोदी ने कहा, कोरोना महामारी ने दिखा दिया कि बीमारी किसी पासपोर्ट या वीजा की मोहताज नहीं होती और इसका समाधान भी सबको मिलकर ही निकालना होता है। इसलिए हमें अपने ग्रह को स्वस्थ रखने के लिए मिलकर कोशिश करनी होगी। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन सेंसेक्स 270 अंक से ज्यादा चढ़कर 83,713 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में तकरीबन 61 अंकों की तेजी रही और ये 25,523 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 18 में तेजी रही। टाइटन का शेयर करीब 6% से अधिक गिरा। कोटक महिंद्रा बैंक का शेयर तकरीबन 4% चढ़कर बंद हुआ। जोमेटो, एशियन पेंट्स और एनटीपीसी के शेयरों में तेजी दिखाई दी। निफ्टी के 50 शेयरों में से 27 में तेजी और 23 में गिरावट देखने को मिली। एनएससी के फार्मा, हेल्थ केयर सेक्टर्स गिरकर बंद हुए तो वहीं आईटी, बैंकिंग और रियल्टी शेयर चढ़कर बंद हुए। 24 कैरेट सोने का दाम 376 रुपए बढ़कर 96,972 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया तो वहीं चांदी की कीमत 969 रुपए बढ़कर 1,07,500 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई। दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत 98,990 रुपए और 22 कैरेट सोने की कीमत 90,750 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गई। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।